हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको समास और उसके भेद के बारे में बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं समास और उसके भेद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द या पद को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो पद होते हैं इसमें समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। देखो जैसे कि उदाहरण है भाई और बहन, तो यहाँ पर हो गया भाई और बहन का क्या हुआ, भाई बहन। यहाँ पे जो है ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह। एक पद बन गया। भाई और बहन मिलाकर दो या दो से अधिक शब्द थे, जैसे यहाँ पे भाई और बहन, यहाँ पे तीन शब्द थे हमारे पास, एक शब्द बन गया ये भाई और बहन, इसको बोलते हैं पद। समास के कुछ अन्य उदाहरण हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे हैं जीवन भर, तो ये क्या है, आजीवन। मन को हरने वाला मनोहर, रोग से ग्रस्त रोगग्रस्त। तो यहाँ पे जो है अनेक शब्द जो थे, यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द थे। दो शब्द जैसे जीवन भर, तो ये हो गया आजीवन। मन को हरने वाला मनोहर, रोग से ग्रस्त रोगग्रस्त। ये समास के उदाहरण थे। अब हम आपको बताएंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, समास के जो है 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है इसका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है द्विगु समास, फिर उसके बाद आता है द्वंद्व समास, और जो छठे नंबर पे आता है 6 भेदों में से अंतिम भेद है इसका बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार आपने समास के 6 भेद देखे। अब इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इनकी पहचान क्या होगी, आप इन्हें कैसे समझ पाओगे, कैसे अलग अलग पहचान पाओगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से आज बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास था अव्ययी भाव समास। इस समास के लिए हमें इसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। इसकी परिभाषा है, जिस सामासिक पद या शब्द में प्रथम पद प्रधान व दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक का हो गया ये हर एक, परोपकार दूसरों पर उपकार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझने की ये है कि इसमें जो है जैसे प्रत्येक शब्द है, यहाँ पे हमारे पास जो समास है प्रत्येक, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें जो पहला पद जो होगा इसका प्रति है। तो पहला पद क्या होता है इस समास में, इसकी विशेष पहचान होती है कि इसमें पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। और इसका क्या लिखा, प्रथम पद जो है प्रधान होता है। उपसर्ग के साथ साथ ये क्या होता है, प्रधान भी होता है। और साथ में क्या होता है, एक जो है इसमें अव्यय है। यहाँ पर जो है अव्यय उन शब्दों को बोलते हैं जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन आदि बदलने पर भी जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं उन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक जो है इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो हर एक होता है, और परोपकार का विग्रह करते हैं तो दूसरों पर उपकार, और यथाशक्ति का यदि हम विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार होता है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा होता हमारे पास, दूसरा समास है हमारे पास तत्पुरुष समास। तो इसकी जो है परिभाषा है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होना पाया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रोगग्रस्त, यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह, आपने विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तुमने इनमें चिन्ह देखे होंगे, कारक चिन्ह देखे होंगे। कारक चिन्ह जो है इस समास की विशेष पहचान होती है कि इसका विग्रह करने पे जो है कारक चिन्ह जो है दिखाई देता है, और बाकी समास जब इसका सामासिक पद बनता है तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बीच में कारक चिन्ह का लोप होना पाया जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे
रोगग्रस्त, यहाँ पे जो है रोग से ग्रस्त, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो रोग से ग्रस्त होता है। जब इसका सामासिक पद बनता है तो क्या बनता है? रोगग्रस्त। तो यहाँ पर लोप किसका हुआ? से का। यहाँ पर देखो मनोहर, मन को हरने वाला, तो यहाँ पर जो है लोप किसका होता है? को का लोप हो जाता है। यहाँ पर है रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे जो है के लिए का लोप हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं संप्रदान कारक में जो है के लिए आता है, विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। और कर्म कारक के लिए को चिन्ह लगता है, विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे जो है को का लोप हो गया। इस प्रकार ध्यान देने की बात यह है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब जो है हमने आपको शुरू में बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर समझने की बात है कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं जो कि विभक्तियों के अनुसार होते हैं। जब पहले जो है कर्म तत्पुरुष जो है को शब्द जहां पर आता है को का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इस प्रकार हम अगर इसके 6 भेद देखते हैं तो तत्पुरुष समास के 6 भेद इस प्रकार हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष जहां पर विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। दूसरा है करण तत्पुरुष जहां पर से का लोप होता है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष जहां पर जो है के लिए का लोप होता है। उसके बाद आ गया चौथा अपादान तत्पुरुष होता है जिसमें से का लोप होता है। पांचवा आता है संबंध तत्पुरुष जहां पे संबंध क्या होता है? संबंध में विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, इनका लोप हो जाता है। और छठा जो है अंतिम, इसमें होता है अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 6 भेदों में अंतिम होता है अधिकरण तत्पुरुष जहां पर में और पर का लोप होता है। इस प्रकार आपने देखा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं। आइए अब जानते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेदों को विस्तार से। पहला था हमारे पास कर्म तत्पुरुष समास। तो यहां पर जो है कर्ता ने, जैसे हमने कहा था कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कर्म से शुरू होगा तो कर्म को, यहां पर विभक्ति चिन्ह जो है को का लोप होगा इसमें। तो इसमें क्या कहते हैं? यहां पर लिखा है इसमें सामासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति यानी कि को का लोप होता है। जैसे जनप्रिय, यहां पर हमारे पास सामासिक पद है जनप्रिय, हमारे पास एक शब्द है सामासिक पद है जिसमें है जन को प्रिय। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो जन को प्रिय, तो यहां पर यदि हमने जो है को का लोप हो जाता है तो समास क्या बनता है हमारे पास? जनप्रिय। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं स्वर्ग प्राप्ति। तो यहां पर है स्वर्ग को प्राप्त, यहां पर भी हमारे पास को का लोप होता है। उसके बाद है देशगत, तो यहाँ पे देश को गया हुआ। और यहाँ पे फिर हमारे पास है चौथा उदाहरण हमारे पास मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। तो यहाँ पर जो है सब में जो है को का लोप हुआ है। इस प्रकार हमारे पास जिन शब्दों में शब्द, जिन समासों में शब्द विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर हमारे पास विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास का दूसरा उदाहरण देखते हैं करण तत्पुरुष। तो हमारे पास है यहाँ पर करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह आपको जैसे पता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या लगता है हमारे पास? से या के द्वारा का लोप होता है। हमारे पास होता है से का लोप होगा और के द्वारा इनका लोप होगा। जैसे हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे स्वरचित यानी कि स्व द्वारा रचित। अगर हम इसका विग्रह करते हैं स्वरचित का, इस पद का हम अगर विग्रह करते हैं तो ये होगा स्व द्वारा रचित, अपने द्वारा रचित। तो हमारे पास क्या हुआ? द्वारा का लोप हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं आंखों देखी, इसका मतलब क्या हुआ? आंखों से देखी, तो हमारे पास से का लोप हो जाता है। तब हमारे पास जो है सामासिक पद क्या बनता है? आंखों देखी। उसके बाद हमारे पास तीसरा उदाहरण है रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त, यहां पर भी हमारे पास से का लोप हो जाता है। और अंतिम उदाहरण हमारे पास जैसे यहां पर धनहीन यानी कि धन से हीन, यहां पर भी से का लोप हो जाता है, तब हमारे पास सामासिक पद बनता है धनहीन।
तो इस प्रकार आपने अभी तक तत्पुरुष समास के 2 भेद देखे। आइए अब देख समास का तीसरा भेद, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, पहले कारक चिन्ह हम जो है आपको बता चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास विभक्त चिन्ह होगा के लिए। के लिए का हमारा यहाँ पे जो है लोप होगा। इसके लिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसके सामासिक पदों में संप्रदान कारक यानी कि के लिए विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ पर होगा के लिए, इस चिन्ह का लोप होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर में क्या है, रसोई के लिए घर। तो हमारे पास जब हमने देखा कि ये सामासिक पद था हमारे पास रसोई घर, हमने इसमें समास बताना है, तो ये हमारे पास जो है समास विग्रह कैसे बनता है, रसोई के लिए घर। अगर हम जो है के लिए का लोप कर देते हैं तो हमारे पास रसोई घर रह जाता है। तो रसोई घर में रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो हमारे पास गौशाला जो सामासिक पद था उसका अगर हमने समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर के लिए आता है और सामासिक पद बनाते टाइम इसका जो है के लिए का लोप हो जाता है। तीसरा देखते हैं हम राह खर्च, यानी कि राह के लिए खर्च। तो यहाँ पर भी के लिए का लोप हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा राह खर्च। और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो यहाँ पर भी के लिए का लोप हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि संप्रदान कारक में जब इसके जो है समास विग्रह करते हैं हम, तो इसके सामासिक पदों में से संप्रदान कारक के विभक्त चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास के चौथे भेद को, अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी किसी चीज से अलग होने का भाव जिसमें होता है, ऐसा से लुप्त हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा है नेत्रहीन, नेत्र से रहित। हमारे पास सामासिक पद है नेत्रहीन, और यहां पर जो है इसका समास विग्रह जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नेत्र से रहित। यहां पर हम जो है से विभक्ति चिन्ह का लोप कर देंगे तो हमारे पास बचेगा नेत्रहीन। जैसे हो गया दूरागत, दूर से आगत, यानी कि सामासिक पद था दूरागत, और जब हमने इसका विग्रह किया तो ये हो गया दूर से आगत। तो यहां पर भी से का लोप हो जाएगा। कर्महीन, यानी कि कर्म से हीन, यहां पर भी से का लोप हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, तो यहां पर से का लोप हुआ। अब समझने की बात यह है कि अपादान तत्पुरुष में भी से का लोप होता है और करण में भी से का लोप होता है। लेकिन इन दोनों से का लोप होते समय ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो अपादान में जो से है इसमें अलग होने का भाव शामिल होता है, जबकि करण में जो है के द्वारा या किसी माध्यम से जो से लगता है उसको लोप किया जाता है। जैसे कि यदि हम वाक्य में देखते हैं तो यहां पर अपादान तत्पुरुष में यहां पे जो हमने से लगाया, जैसे कि नेत्रहीन, नेत्र से रहित, दूरागत में दूर से आगत, कर्महीन में कर्म से हीन, और गुणहीन गुण से हीन। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं वाक्य में, तो जैसे हम कह सकते हैं कि रमेश दिल्ली से आया, तो यहां पर जो है क्योंकि वह दिल्ली से आया तो इसका मतलब दिल्ली उससे छूट चुकी है, वो जो है कहीं दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। तो दिल्ली से आया यहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे करण तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं, जैसे वह कलम से लिखता है तो इसका मतलब वो कलम के द्वारा लिखता है, तो यहां पर करण तत्पुरुष होगा। तो आशा करता हूं कि आप जो है अपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष का भेद समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास के 5वें भेद को आगे हम जानते हैं। तो यहां पर है संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसके सामासिक पदों में का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे कि गंगा जल, अगर हमारे पास एक सामासिक पद है गंगा जल, तो यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, तो हमने यहाँ पे लोप किसका करना है, का।
तो यहाँ पर का लोप हो जाता है, तो हमारे पास सामासिक पद होता है गंगा जल। जैसे शिवालय तो शिव का आलय। जैसे जल धारा, जल की धारा। जैसे पराधीन तो पर के अधीन, यानी कि दूसरों के अधीन। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, ये जो की लिखी हुई है इनका जो है लोप हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, और जो हमारा तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे सिरदर्द, हमारे पास एक सामासिक पद है सिरदर्द, हमारे पास एक सामासिक पद है सिरदर्द। इसका मतलब क्या हुआ, सिर में दर्द। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो सिर में दर्द, तो यहां पर लोप किसका होगा, में का। अधिकरण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में या पर। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि सिर में दर्द जो हमारे पास ये जो है लिखा हुआ है, इसका जो है में, इसमें में का लोप हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास सामासिक पद सिर दर्द। जलमग्न, जल में मग्न। और दीन दयाल, यानी कि दीनों पर दयाल। तो यहां पर में का लोप होगा, यहां पर का लोप होगा। तो जहां पर में पर का लोप होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं नंबर 3 पे हमारा है कर्मधारय समास। तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि समस्त पद का उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद, उत्तर पद कौन सा था, जैसे हमने आपको उदाहरण के लिए दिया था, क्या पहला शब्द दिया था हमने, भाई बहन। सामासिक पद बताया था हमने भाई बहन, तो उसमें भाई क्या था, पूर्व पद था, और उत्तर पद क्या था, बहन। यानी कि पीछे का जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इस समास में कर्मधारय समास की जहां तक बात करें तो कर्मधारय समास में समस्त पद जो होता है इसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो है प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान इसकी क्या होती है, समास का विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। इसमें मेन चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें है जो और के समान इन दो का लोप हो जाता है। जैसे हमारे पास इसके उदाहरण है, जैसे पीतांबर, हमारे पास एक सामासिक पद है पीतांबर, तो इसका जो है पीतांबर का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पीला है जो अंबर। तो हमें यहाँ पे लोप देखना पड़ेगा, लोप किसका होगा, है जो का लोप होगा। जैसे हो गया हमारे पास दूसरा सामासिक पद है हमारे पास नीलकंठ, तो नीलकंठ में इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नीला है जो कंठ, यानी कि यहां पर भी है जो का लोप हो जाएगा। उसके बाद है जैसे हमारे पास एक अन्य उदाहरण है महात्मा, तो महान है जो आत्मा कहलाती है महात्मा, तो यहाँ पे जो लिखा है महात्मा महान है जो, तो यहाँ पे भी है जो का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जैसे आपको बताया था कि समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो और के समान आदि आते हैं। दो पद हो गए पीला और अंबर, इनके बीच में है जो आया और इसका जो है लोप हो गया, तब बन गया हमारे पास सामासिक पद क्या बना, पीतांबर। यहाँ पे हमारे पास नीला और कंठ दो पद बने, तो नीला जो है पूर्व पद था और कंठ उत्तर पद था, और है जो इनका लोप हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथे समास पे। चौथा समास है हमारे पास द्विगु समास। जैसे हम अभी तक 3 समास के बारे में पढ़ चुके हैं, आइए अब देखते हैं चौथा है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इस समास की जो है परिभाषा में क्या लिखा है कि इसका जो है पूर्व पद जो होता है यानी पहला पद जो होता है इसका वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं हमारे, ऐसा होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं दोपहर, दोपहर देखते हैं हम यहाँ पर,
तो दो पहर, इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं दो पहरों का समूह, तो इसका हमें पता लग गया। जैसे यहाँ पे आगे दो आ गया, इसके आगे यहाँ पे पंचतंत्र में 5 आ गया, 5 तंत्रों का समूह, नवरात्रि में 9 रात्रियों का समूह, और तिरंगा में 3 रंगों का समूह। तो हमारे पास 2, 5, 9, 3 ये क्या थे? संख्यावाचक थे हमारे पास। तो इस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, ये हमारे पास क्लियर हो चुका है। उसके बाद आइए देखते हैं 5वें समास को, देखते हैं हम द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में 2 पद होते हैं। द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, और इनका विग्रह करने पर और या अथवा तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है भाई बहन, नर नारी। जैसे हमने आपको पहले भी इसका जो है उदाहरण दिया था, भाई बहन, नर नारी, भला बुरा। तो यहां पर देखते हैं नर नारी में जो है नर और नारी, भाई बहन में भाई और बहन, भला बुरा यानी कि भला और बुरा, या भला या बुरा। तो यहां पर क्या हो रहा है? जब हम इसका विग्रह करते हैं और या तथा अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमने भाई बहन का जो है ये सामासिक पद था हमारे पास, इसका विग्रह किया तो यहाँ पे क्या आया? भाई और बहन। नर नारी था सामासिक पद, हमने इसका विग्रह किया तो और आया, और भला बुरा का जो हमने अगर समास विग्रह किया तो यह आया। तो हमारे पास जैसे इसकी जो है परिभाषा में लिखा हुआ है कि इनका विग्रह करने पर और या तथा अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं समास में हमारा अंतिम समास बहुव्रीहि समास। हमारा ये जो है बहुव्रीहि समास है, अंतिम समास नंबर 6 पे। इस समास में दोनों ही पद किसी अन्य पद यानी कि तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि महादेव, हमारे पास एक सामासिक शब्द है महादेव, तो देवों में महान। इसका जो है हम जो है जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, महादेव सामासिक पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? देवों में महान। अब हमारे को मालूम है कि देवों में महान कौन? शिव, अर्थात शिव। दशानन यानी कि 10 हैं, आनंद जिसके कौन था? रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु। तो ये हमें जो है अन्य पद यानी कि अन्य पद हमारा विष्णु हो गया, रावण हो गया, यहाँ पे शिव हो गया। तो हम जो है इन सामासिक पदों का जब विग्रह करते हैं तो ये किसी अन्य पद या तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, तो उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने समास और समास विग्रह के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समास और उसके भेदों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी।